हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट करें लाइफ साइंस का ये पहला चैप्टर का पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 2 तक कंप्लीट किया, जिसमें मैंने आपको पेड़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, पेड़ों की गति के बारे में बताया, गति प्रचलन क्या होता है इन सब के बारे में बताया, और पेड़ों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पौधों में प्रतिचार एवं रासायनिक सामंजस्य, हॉर्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो भी पौधों में होती है। ठीक है, मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि क्या होता है जानवरों में, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए सिर्फ पादप हार्मोन के बारे में मैं बात करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से कि हार्मोन्स जो हैं वो इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। ठीक है, हार्मोन्स होती क्या है और कहाँ से इसका शुरुआत हुआ, कैसे हमें पता चला कि हार्मोन जैसी कोई चीज़ होती भी है। तो पौधों के लिए अगर मैं बात करूँ तो पौधों के शरीर के विभिन्न प्रकार के जैविक रासायनिक क्रियाएं होती हैं। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनका नियंत्रण नियमन करना आवश्यक होता है। उन सभी कामों के बीच में सामंजस्य बनाना वो भी ज़रूरी है। जैसे उद्दीपन के प्रति जो संवेदनशीलता पौधे दिखाते हैं, प्रतिचार करते हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं उनकी। तो ये सारी चीज़ें शरीर में होने वाली रासायनिक घटनाएं, इन सब के बीच में सामंजस्य, नियमन, नियंत्रण, ये सब किस प्रकार से होता है ये हम आगे जानेंगे। तो बात आती है पौधों की वृद्धि को लेकर के। हार्मोन्स जितने सारे होते हैं वो पौधों की वृद्धि को लेकर के ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ज़्यादा हम पौधों में वृद्धि देखते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, बीज जो है वो अंकुरित होता है, उसमें ट्रॉपिक गति होती है। जैसे कि सूरज की रोशनी से सूर्यमुखी का फूल जो है वो सूरज की रोशनी की तरफ ही घूमता रहता है। ये सारी चीज़ें जो है ये सब कहीं ना कहीं पौधों में अलग अलग कामों में हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी कामों के बीच नियंत्रण, सामंजस्य बनाए रखने के लिए जिन जटिल कार्बनिक यौगिक की ज़रूरत पड़ती है उसे ही हम कहते हैं हार्मोन्स। जैसे देखिए, पौधों की वृद्धि, फूल का खिलना, कलिका उत्पन्न होना, बीजों का अंकुरन, ट्रॉपिक गति, इन सभी पर नियंत्रण एवं सामंजस्य विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिकों द्वारा होता है, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। तो हार्मोन्स क्या है? हार्मोन एक तरह का जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है। इसका काम क्या है? ये सजीवों की विशेष कोशिकाओं से निकलती है और उन सभी कोशिकाओं में नियंत्रण करती है। अच्छा, ये और कहाँ से आती हैं? तो कुछ अलग सी कोशिकाएं बनी होती हैं जिनसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, निकलते हैं। कुछ ऊतक होते हैं, कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जहाँ से हार्मोन्स का निकलना हो पाता है। अच्छा, ये हार्मोन्स सजीवों की क्रियाओं का नियंत्रण, नियमन और सामंजस्य करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी शरीर में नियंत्रण का काम होता है वो हार्मोन्स करती हैं। नियमन यानी कि उनको सही तरीके से चलाने का काम, और सभी क्रियाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम भी हार्मोन्स का होता है। तो अभी जानते हैं कि जो ये हार्मोन शब्द है आखिर ये आया कहाँ से। ये ग्रीक शब्द है जिसका, जो कि ग्रीक में हॉर्मो होता है, जिसका मतलब होता है जागृत करना या उत्तेजित करना। सबसे पहले इसके बारे में बेलिस और स्टार्लिंग ने 1904 ईस्वी में बताया कि सजीवों के शरीर में एंजाइम की तरह जैविक रासायनिक क्रियाओं को उत्तेजन करने वाली प्रोटीन जातीय पदार्थ, जो कि शरीर के अलग अलग कामों को नियंत्रित करती है, इसका नाम उन्होंने हार्मोन रख दिया। अब पादप हार्मोन की बात हो तो पादप हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, कहाँ जाते हैं और ये अंत में कहाँ ख़त्म होते हैं। तो देखिए, पौधों में हार्मोन की उत्पत्ति विभाज्योतक या प्रविभाजी ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है या प्रविभाजी ऊतक क्या होते हैं? तो देखिए, जो कोशिकाओं का लगातार कोशिका में विखंडन होता रहता है, कोशिकाएं जो है टूट करके नई कोशिकाएं बनाती हैं, ये ज़्यादातर पौधों में कहाँ पे देखने को मिलता है? पौधों में ये आपको जो जड़ें होती हैं, जड़ों के शीर्ष भाग में, या फिर जो तने का भाग होता है, जो तना का शीर्ष भाग होता है, इन जगहों पे आपको देखने को मिलता है कोशिका में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ज़्यादातर ये विभाजित कोशिकाएं होती हैं जो बहुत जल्दी जल्दी टूटती हैं और अपनी संख्याओं को बढ़ाने का काम करती हैं, जिसके वजह से पेड़ जो है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, तो ऐसे टिश्यूज़ जो कि अपनी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ाने में सक्षम होते हैं। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पौधों में कहाँ पाया जाता है, तो पौधों का वो भाग जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जैसे कि पौधे का तना और जड़ का शीर्ष भाग। ठीक है, तो ये विशेष रूप से जो पादप हार्मोन होते हैं ये पौधों के तने और जड़ के अग्रभाग में पाए जाते हैं। तो हार्मोन्स जो है वो विकसित होती है पत्तियों में, कलियों में, फलों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला ये विशेष तरह का कार्बनिक यौगिक है जो परिवहन द्वारा पौधों के दूसरे अंगों तक पहुंचती है और वृद्धि और अलग अलग उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण, नियमन और समन्वयन करती है। पौधों में स्रावित हार्मोन विसरण द्वारा, विसरण जैसे पानी के साथ मिल करके पौधों के जितने हार्मोन्स हैं, जाहिर सी बात है जैसे हमारे शरीर में पूरी शरीर में बहने वाली चीज़ें क्या हैं, तो वो है खून, जो हमारे शरीर के हर एक हिस्से में हमारे शरीर की ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें पहुंचाती है। वैसे ही पेड़ों में खून की तरह कौन चलता है, पानी चलती है। तो पानी के साथ ही ये हार्मोन्स क्या करते हैं, शरीर के यानी पौधों के शरीर के अलग अलग भागों में पहुंच जाते हैं। और इसका परिवहन का मेन काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। अपने जाइलम फ्लोएम के बारे में ज़रूर पढ़ा है, जो कि पौधों में जो खनिज पदार्थ है और पानी है वो पौधों के अलग अलग अंगों तक ले जाने आने का काम करते हैं। तो उसी में से फ्लोएम वाला जो पार्ट है जो कि पानी को ले जाने का काम करता है पौधों के विभिन्न अंगों तक, उसके ज़रिए हार्मोन्स जो है वो पौधों के अलग अलग जगहों पे अलग अलग अंगों तक पहुंच जाते हैं। और हार्मोन्स की एक बहुत ही विशेष खूबी क्या है कि ये बहुत ही जल्दी नष्ट भी हो जाते हैं। जब ये कहीं से शरीर के किसी हिस्से से निकलते हैं वहाँ ये काम नहीं करते, ये जहाँ से निकलते हैं वहाँ से कहीं दूर जा कर के अपना काम करते हैं और फिर कुछ ही समय के बाद ये नष्ट भी हो जाते हैं या फिर शरीर से किसी रास्ते से बाहर भी निकल जाते हैं। तो हार्मोन्स जो है वो बहुत ही अनोखी चीज़ है। ठीक है, अच्छा, हार्मोन को मैसेंजर भी कहा जाता है, रासायनिक दूत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन अपने उद्गम स्थान यानी कि जहाँ से ये निकलती है वहाँ से निर्देश यानी कि जो मैसेज है, आदेश है, वो लेकर के जाती है और जहाँ उसकी ज़रूरत हो वहाँ तक पहुँचती है और वहाँ पर जो उसका काम है वो करती है और फिर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि जहाँ से निकल के अपना संदेश जो है वो दूसरी जगह तक पहुँचाई, बस यही हार्मोन का काम है, इसीलिए इसको रासायनिक दूत यानी केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। अच्छा, जो हार्मोन है वो डुअल नेचर के होते हैं, मतलब दोहरी जो गुण होता है उस तरह के होते हैं। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो किसी काम को संचालित करने में सहायता करते हैं, तो वही कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो दूसरे हार्मोन के काम को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हार्मोन को द्विनियंत्रक भी कहा जाता है क्योंकि ये दो तरीके से काम करते हैं। एक तो काम करना भी इनको है और काम को रोकने का काम भी कुछ हार्मोन्स करते हैं। अब हार्मोन की विशेषताओं के बारे में अगर जाने तो वैसे बहुत सी विशेषताएं अभी मैंने बताई, आप यहाँ पे लिस्ट करके दिया हुआ है, चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे ये कम अनुभार वाले जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, इन बहुत कम मात्रा में ये शरीर से रिलीज़ होते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, ये प्रोटीन, स्टेरॉयड और एमिनो एसिड की प्रकृति के होते हैं। ये अतिशीघ्र घुलनशील होते हैं, बहुत जल्दी ये पानी में घुल मिल जाते हैं, पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। ये विशिष्ट कोशिकाओं, ऊतकों और ग्रंथियों द्वारा ही स्रावित होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि शरीर का सारा अंग जो है वो हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिनसे ही हार्मोन्स निकलते हैं, पौधों में और जंतुओं में भी। अच्छा, ये जहाँ स्रावित होते हैं वहाँ से दूर जाकर क्रिया करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पौधों में या कहीं पर भी हार्मोन्स जहाँ से रिलीज़ होते हैं वहाँ काम नहीं करते हैं, वो कहीं दूर जा कर के दूसरी जगह काम करते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में क्रियाशील होते हैं। हार्मोन्स जब रिलीज़ होते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में ये रिलीज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा, क्रिया की समाप्ति के बाद ये तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं या तो शरीर से निकल जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। जीवों में रासायनिक नियमन, समन्वय का काम ये करते हैं। ठीक है,
केमिकल रेगुलेटर और कोऑर्डिनेटर का ये काम करते हैं। इनको अधिक समय तक संचित करके नहीं रखा जा सकता। अच्छा, इसकी कमी या अधिकता दोनों ही हानिकारक है। ज़्यादा हो जाने पर भी प्रॉब्लम होगी और कम होने पर भी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए शरीर जो है वो बहुत ही संतुलित मात्रा में हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। वैसे हार्मोन्स की विशेषताएं हम लोग बार बार आगे आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। वैसे ये मैं पादप हार्मोन के बारे में ही बता रहा हूँ। आगे अगली वीडियो में हम लोग जंतु हार्मोन के बारे में जानेंगे, तो वहाँ पर भी यही सारी चीज़ें जो है वो रिपीट होंगी, क्योंकि हार्मोन्स की खूबी यही होती है और कोई अलग चीज़ नहीं होता। ठीक है, तो पादप हार्मोन के प्रकार की बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि पादप हार्मोन कितने तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और काइनिन। काइनिन को ही साइटोकाइनिन के नाम से जाना जाता है, ये दोनों नाम इसी के हैं। तो अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं तीनों तरह के हार्मोन्स को। सबसे पहले ऑक्सिन की बारी। तो ऑक्सिन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के हुआ है। ठीक है, इतना जान करके रखिए। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C10H9O2N, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक, आपको ये याद करके रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जानकारी में रखिए, एक बार पढ़ करके निकलना चीज़ों को ज़रूरी है। ओके, तो ऑक्सिन शब्द का मतलब होता है, ऑक्सिन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है टू इंक्रीज या टू ग्रो, यानी कि वृद्धि करना। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सिन जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, जहाँ पे पौधे बहुत तेज़ी से वृद्धि होते हैं। पौधों की वृद्धि दर बढ़ाने का काम भी ऑक्सीजन का ही होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में बताया FW वेंट नाम के वैज्ञानिक ने, कब, 1928 में। तो इन्होंने किसके पौधे में, ओट के पौधे में, जो आप लोग ओट्स वगैरह ऐड में भी देखते होंगे, खाए भी होंगे, उनके पौधों के प्राकुर में ऑक्सीन की उपस्थिति को प्रमाणित किया इन्होंने, FW वेंट ने। अब प्राकुर यानी कि जो एकदम सिरे वाला हिस्सा होता है पौधों का, अच्छा, यह कई जटिल कार्बनिक यौगिकों अथवा वृद्धि हार्मोन का एक समूह है। यह तेज़ी से बढ़ने वाले क्षेत्र में उत्पन्न होता है, जैसे कि तने एवं जड़ के शिखरों पर, नए पुष्प, कलियों एवं पत्तियों में। ऑक्सीन के तने के शीर्ष से नीचे की ओर आते हैं, ऑक्सीन तने के शीर्ष से नीचे की ओर आते हैं और तने की वृद्धि को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, मतलब इसका निर्माण कहाँ होता है, तने के शीर्ष पर, लेकिन इसका काम कहाँ होता है, तने के नीचे की तरफ आकर के ये और ज़्यादा काम करना शुरू करते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बन कहाँ रहा है और ये कहाँ जा कर के काम कर रहे हैं, और ये कहाँ से निकल रहा है, तने और जड़ों के शिखर से निकल रहा है। ओके, तो अब बारी आती है कि ऑक्सीन की परिभाषा किस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि पौधे के तने, जड़ के शीर्ष भाग, कलिकाओं एवं नई पत्तियों की कोशिकाओं से उत्पन्न नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं और उसको नियंत्रित करते हैं, वही क्या है, ऑक्सीन है। इसका उत्पत्ति स्थल परिभाषा में ही जैसे लिखा हुआ है क्या है, जड़ और तने के शीर्ष भाग से ये निकलते हैं। ऑक्सीन का निर्माण मुख्य रूप से जड़ और तने के शीर्ष भाग से होता है, जैसे कि इस तरह के हिस्सों में, या फिर तने का ये भाग, पत्तियों का भाग, शीर्ष भाग से ही ये ऑक्सीन जो है वो निकलता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ऑक्सीन किन किन कामों को करता है। हाँ, आपको हार्मोन्स में जानना है कि हार्मोन है क्या और वो क्या क्या काम करते हैं, इन सब के बारे में जानकारी जो है वो आपको रखनी है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो ऑक्सीन जो है वो सबसे पहला काम इसका क्या है, वृद्धि नियंत्रण। ऑक्सीन का मुख्य काम पेड़ों की वृद्धि को नियंत्रित करना। जो पौधे में ऑक्सीन की मात्रा कम होती है वो पौधे जो है वो नाटे रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। वहीं जहाँ पे ऑक्सीन की मौजूदगी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे वो पौधे जो है वो वृद्धि करते हैं, बहुत तेज़ी से वो बढ़ते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे प्रकाश अनुवर्तक गति यानी कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में ऐसा माना जाता है कि एक पार्श्व से प्रकाश पड़ने पर पौधे के प्रारंभ में ऑक्सीन का विभाजन इस प्रकार होता है कि प्रकाशित भाग में ऑक्सीन की कम मात्रा रह जाती है और अप्रकाशित भाग में अधिक हो जाती है। तो जब भी, जैसा कि एक टब में जब कोई पौधा लगाया जाता है, जब एक टब में कोई पौधा लगाया जाता है तो वो क्या होता है, अगर मैं इसको बंद कर दूं और यहाँ पे एक छेद है जहाँ से प्रकाश आ रहा है तो पौधा क्या होगा, पौधा प्रकाश की दिशा में ही गति करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रकाश की वजह से
ऑक्सीन जो है वो पौधों के शीर्ष भागों में बनता है। ठीक है, प्रकाश कहीं ना कहीं ऑक्सीन बनाने में सहायता करता है। तो ये बनते तो हैं यहाँ पर, लेकिन ये चले जाते हैं ऐसे हिस्से में जहाँ पे प्रकाश जो है वो कम है, और यहाँ पर पहुँच करके तने के भाग को उत्तेजित करते हैं, और यहाँ पर से जो है बहुत तेज़ी से वृद्धि पेड़ करता है। खाना पहुंचाने का काम ज़्यादा होता है, कोशिका विभाजन ज़्यादा होता है, और कोशिकाएं जो है वो अधिक मात्रा में बढ़ती हैं, और इसकी जो लंबाई है पौधे की वो लगातार बढ़ती चली जाती है। ठीक इसी प्रकार आपके जड़ों में भी यही चीज़ होता है। जड़ों में भी, जड़ों के जो सिरे होते हैं वहाँ पर ऑक्सीन की मात्रा जो है वो बनती है, लेकिन सिरों के एकदम, जड़ों के सिरों पर ना होकर के, जड़ों के एकदम पूरा सिरे पर ना होकर के ऑक्सीजन जो है वो इस तरह की जगहों पे जाके जमा होता है, और यहाँ से ही अपना काम जो है वो शुरू करता है। ठीक है, तो वृद्धि नियंत्रण का काम जो है ये किसका है? ये ऑक्सीन का है। अच्छा, अगला काम देखते हैं इसका क्या है? शीर्ष प्रभावित यानी एपिकल डोमिनेंस। जो भी पौधे के तने के शीर्ष पर स्थित जो कलिका होती है, मतलब वो जो एकदम पूरा टिप वाला पॉइंट होता है पेड़ का, और पश्चीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि को रोकता है। जो शीर्ष प्रभावी यानी कि पौधे का जो शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग पे स्थित जो कलिकाएं हैं, जो भी यहाँ पर, जैसे कि अगर यहाँ से एकदम पूरा पॉइंट से अगर कोई पत्ता निकले तो क्या होगा? पौधे की वृद्धि जो है वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है, आप जानते हैं जैसे कि तने के एकदम अगर सिरे पे कोई पत्ता निकलता है तो क्या होता है? वहीं तक उसका अंत हो जाता है। अब ऑक्सीन क्या करती है? इस चीज़ को रोकने का काम करती है, जिससे कि पौधे की जो है वृद्धि लगातार होती रहे। आपने ये भी देखा होगा कि जो माली होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? पौधों को घना बनाए रखने के लिए वो हमेशा सिरे को जो है वो तोड़ देते हैं या काट देते हैं, जिससे कि यहाँ पे ऑक्सीन जो है वो आगे और ज़्यादा सीधा ना बढ़ करके यहीं से और ज़्यादा तने जो है वो निकाल पाएँ, डालियाँ जो हैं और ज़्यादा निकाल पाएँ। ठीक है, तो आपने देखा कि क्या होता है कि ऑक्सीन की मात्रा को किसी तरह से कंट्रोल करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीन को भी चाहिए कि वो कंट्रोल में रहे, है ना। और ये काम कौन करता है? जो कलिकाएं होती हैं उनको काट दिया जाता है, माली करते हैं। कभी कभी पौधे खुद ही इस हिस्से को जो है वो सड़ा देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि वो यहाँ से और ज़्यादा तने और ज़्यादा डालियाँ निकाल पाए। तो ऑक्सीन वृद्धि को भी नियंत्रित करता है, शीर्ष प्रभावी अंगों को भी नियंत्रित करता है, साथ साथ विलगन। अब विलगन मतलब क्या होता है कि पौधों या पेड़ों के जो फल होते हैं या फूल होते हैं वो बहुत जल्दी कभी कभी गिर जाते हैं, तो कभी गिरने में समय लगता है। आपने अभी के आम के मौसम में देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे जो आम है पेड़ों से तुरंत टूट जाते हैं। तो ऐसा होने का कारण क्या है? ऐसा होने का कारण है ऑक्सीन की कमी। ऑक्सीन की जब कमी होती है तो फल जो है वो बिना पके पेड़ से गिर जाते हैं, या फिर ऑक्सीन की अधिकता होने के कारण भी इस तरह की घटनाएं कभी कभी घटती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सेब, नाशपाती आदि वृक्षों के तने में ऑक्सीन की मात्रा अधिक होने से समय से पूर्व विलगन हो जाता है, जिससे फल परिपक्व होने से पहले ही गिर जाते हैं। ये फल खाने के काम नहीं आते। लेकिन इसके विपरीत ऑक्सीन की मात्रा पत्तियों या फल में ज़्यादा होने से विलगन देर से होता है। तो पौधों के तने में अगर ऑक्सीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो पौधे में उगने वाले जो फल है वो पहले ही गिर जाएंगे। लेकिन यहीं अगर पत्तियों में और फलों में ऑक्सीन की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो ये विलगन यानी कि पौधों का फल से अलग होने का जो टाइम है वो बहुत बढ़ जाएगा, जिससे फल जो है वो बहुत बड़े आकार के होंगे और अच्छे से उनमें वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि जब पेड़ में छोटे छोटे फल लगते हैं तो जो माली होता है वो करता है क्या कि वो तने की शाखाओं में ऑक्सीन का प्रयोग करता है, जिससे कुछ छोटे फल जो हैं वो गिर जाते हैं। जब छोटे छोटे फल ही रहते हैं तभी तने और शाखाओं पे ऑक्सीन का प्रयोग करता है, जो आर्टिफिशियल ऑक्सीन है, जो केमिकल्स फैक्ट्रियों में बनते हैं वो।
कुछ छोटे फल गिर जाते हैं। अब इसके बाद वो क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल जो ऑक्सीन है उनका छिड़काव करते हैं फलों पर, सीधे फलों पर छिड़काव करते हैं, जिससे विलगन जो है वो विलंबित हो जाता है, मतलब बहुत लंबे समय तक के लिए बढ़ जाता है, अलग नहीं होता और फल का आकार बड़ा होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे कि कैसे, मतलब क्या क्या होता है जो फैक्ट्रियों में बनाई जाने वाली जितनी सारी हार्मोन्स है उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है क्या, पार्थेनोकॉर्पी। पार्थेनोकॉर्पी अब क्या होता है कि देखिए, बहुत से फल आपने देखे होंगे जिनमें बीज नहीं होते। ठीक है, अब जिनमें बीज नहीं होते तो उनमें परागन की प्रक्रिया जो है वो, निषेचन की प्रक्रिया जो है वो बिना निषेचन की प्रक्रिया हुए ही, बिना परागन हुए ही फल विकसित होते हैं। जैसे आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि जो कीट पतंगे होती हैं, कीड़े होते हैं, वो सब क्या करते हैं, फूलों पे पराग, फूलों का एक पुमंग से पराग लेकर के जयांग तक जाते हैं और फिर वहाँ से फिर फलों का निर्माण होता है। ये पॉलिनेशन यानी परागन की प्रक्रिया होती है। लेकिन आज के समय में इतने ज़्यादा कीड़े जो है वो इस्तेमाल नहीं होते हैं, या फिर कीड़े जो है वो इस तरह से बचे ही नहीं कि काम कर पाएँ। तो इसीलिए जहाँ पर कीड़े या फिर कीट पतंगों की ज़रूरत ना हो, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। कैसे कि इसमें ऑक्सीन को जो है ऊपर से ही लगा दिया जाता है फलों में या फूलों में, जिससे कि वो बिना निषेचन के, बिना परागन की प्रक्रिया के ही फल में विकसित हो जाते हैं। और इस तरह से विकास होने का कारण ये है कि फलों में बीजों की कमी हो जाती है। फलों में बीज नहीं होते। जैसे केले में आप लोग जानते हैं कि बीज होते नहीं हैं आज के समय के, लेकिन जब खेतों में जाइएगा, खेतों से जब केले तोड़ करके लेकर के आएंगे तो देखेंगे उसमें काले काले बीज होते हैं बहुत सारे। ठीक है, आजकल नींबू संतरा में भी बीज की कमी है, बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं, बीजों की बहुत कम संख्या होती है। अंगूर में बीज आजकल देखने ही नहीं मिलते, सीधे मुँह में लो, गप से चबाओ और खाओ। लेकिन क्या है, बीजों की ज़रूरत तो पड़ती है ना। तो बीज ना होने का कारण क्या है, ऑक्सीन का बाहर से ही लेपन। ठीक है, जिससे कि परागन या निषेचन की प्रक्रिया जो है वो नहीं होती और उसके बिना ही फलों का विकास होता है। अच्छा, खरपतवारों का निवारण। आप खरपतवार बोलने का मतलब क्या है, जो जंगली घास होते हैं, जो खेतों में अनचाही घास जो उग जाती है, उन सब के लिए भी ऑक्सीन का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे कि आप ये नाम याद रख सकते हैं, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक अम्ल, या फिर ये छोटा सा नाम भी आप ध्यान में रख सकते हैं, 2,4-D। इससे क्या होता है, इसके छिड़काव से खेतों में जो वीड्स हैं, ठीक है, जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इससे मेन जो पौधा है जिसकी हमें ज़रूरत है वो, उस पर कोई असर नहीं होता। तो इस तरह के कामों में भी ऑक्सीन का उपयोग किया जाता है। अब वीड्स जो है वो करते क्या है, वो प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं किससे, जो पौधे हमने लगाए होंगे खेतों में, तो उनसे प्रतिस्पर्धा किस तरह की कि कौन पहले खाना लेगा। ठीक है, ज़मीन से कौन ज़्यादा पानी लेगा, कौन ज़्यादा खाना लेगा। अब इससे क्या हो जाएगा कि हमारे भोले वाले जो धान के गेहूँ के पौधे हैं वो तो भोले वाले हैं, वो उतना ज़्यादा ले नहीं पाएंगे, या जितनी ज़रूरत है उनको उतना ही लेंगे, जिसके चक्कर में अगर ज़्यादा खेतों में घास उग गई, जंगली घास उग गई, तो बस समझ लो कि भोले भाले लोगों की संख्या ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं, कटे तनों पर जड़ उद्भेदन। ठीक, आपने कलमी पेड़ बहुत नाम सुना होगा। जैसे बहुत से पौधे होते हैं, कलमी पौधे होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, उनको काट करके उनके तने के एक सिरे पर ऑक्सीन का घोल जो है वो लगा दिया जाता है, या फिर उस तने को ऑक्सीन के घोल में डुबा करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर मिट्टी में लगा दिया जाता है, जिससे कि उस तने में ऑक्सीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और वहाँ से जड़ें निकलने शुरू हो जाती है। और ऑक्सीन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो पौधे बहुत जल्दी फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के पौधे जो हैं वो ऑक्सीन की वजह से ही उगाए जाते हैं। अब आप एक और केमिकल का नाम याद रख सकते हैं, जैसे इंडोल ब्यूटायरिक एसिड जो है, ये इसी तरह के काम में आता है। ये भी एक तरह का क्या है, ऑक्सीन है। ओके,
नेक्स्ट अगला देखते हैं फसलों के गिरने का नियंत्रण, गिरने पर नियंत्रण। ऑक्सीजन की कमी से फसलों में दुर्बलता आ जाती है, फसलें बहुत पतली हो जाती हैं, जिससे कि जब हवा चले तो तुरंत गिर करके ज़मीन से टकरा जाते हैं। जो दाने हैं अगर वो ज़मीन पे सट गए, ज़मीन पे आ गए, तो पानी मौजूद है उसके वजह से क्या होगा कि वो दाने जो है वो सड़ जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। ऑक्सीजन का घोल का छिड़काव पौधों के तनों को शक्तिशाली बनाता है, जिससे तेज़ हवा के झोंके से वो ज़मीन पर नहीं गिरते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का छिड़काव इन कामों के लिए भी बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट अगला प्रसुप्तता नियंत्रण। देखिए, अब इसका मतलब क्या होता है, आपने कभी आलू को कुछ दिनों के लिए धो करके कुछ दिनों के लिए अगर आप आलू को रख देंगे तो देखेंगे कि आलू के ऊपर से जड़ें निकल आई हैं, सफ़ेद सफ़ेद करके जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि आलू जो है वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है। या फिर जैसे आलू जो है वो हम साल भर खाते हैं, साल भर मौजूद रहता है, बाज़ार में साल भर मिलते हैं। इसका कारण क्या है कि उस आलू में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन का घोल जो है वो छिड़का जाता है, जिसकी वजह से आलू का संग्रहण किया जा सके। नहीं तो सारे के सारे आलू क्या होंगे, इस तरह से जड़ें निकल आएंगी, जो भंडार घर में रखे हुए रहते हैं, जो बाज़ारों में रखे रहते हैं कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक। तो उससे क्या होगा कि वो सारी के सारी जो है जड़ें निकल करके वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएंगी। और एक शब्द यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, मांड जिसको कहते हैं, यानी स्टार्च कहते हैं। अब जब आलू को काटते हैं तो वो अंदर से गीला होता है, ठीक है, उसमें से तरल पदार्थ निकलता है जिसे मांड कहा जाता है, जिसकी वजह से उसमें पोषण मौजूद रहता है। जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है, स्टार्च जो होता है, वो हमें बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करती है, हमें फैट देता है वो। तो इस चीज़ को कम करने का भी काम ऑक्सीजन का है, जिसके वजह से अच्छा ये मांड अगर मौजूद रहे तो क्या होगा, जड़ें निकल जाएंगी, जल्दी जल्दी जड़ें निकलेंगी। तो इन मांड को कम करने का काम भी ऑक्सीजन का ही है, ठीक है, जिससे कि जमा किया जाता है भंडार घर में आलू को अधिक समय तक के लिए। चलिए, तो ऑक्सीजन के इतने सारे काम थे। अब हम बात करते हैं जिब्रेलिन के बारे में। तो जिब्रेलिन क्या होता है, ये भी एक वृद्धि कारक हार्मोन है। इसके बारे में सबसे पहले पता लगाने वाले कुरोसावा, जिन्होंने 1926 में इसके बारे में फॉर्मोसा एक जगह का नाम है, वहाँ पर जब इन्होंने देखा कि कुछ पौधे धान के खेत में अधिक लंबे हो गए, तो उन्होंने इस बात का पता लगाना चाहा, तो पता लगाया और उन्होंने पाया कि धान का खेत जो ज़्यादा लंबा हो चुका है उसमें एक तरह का फंगस है, जिसको जिब्रेला फ्यूजिकोराई कहा जाता है, ठीक है, वो चिपका हुआ था, जिसकी वजह से पौधों को जिब्रेलिन नाम का एक हार्मोन मिल रहा था, जिससे कि वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे। और इसी फंगस का ही नाम आगे चल करके जिब्रेलिन रख दिया गया, ठीक है। अच्छा, आगे और भी वैज्ञानिकों ने इस फंगस के रस पर और ज़्यादा शोध किया और उन्होंने जिब्रेलिन ए नाम के हार्मोन को इसमें से रिलीज़ कराया। अब तक लगभग 50 तरह के जिब्रेलिन हार्मोन्स जो हैं वो निकाले जा चुके हैं, उनका पता लगाया जा चुका है। अच्छा, हार्मोन जिब्रेलिन का सूत्र देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं मिलेगा, वो क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन विहीन एक यौगिक पदार्थ है, C19H22O6, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा में क्या बोलेंगे कि टर्पेनॉइड समूह वाले नाइट्रोजन विहीन कार्बनिक अम्ल जो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, उसे जिब्रेलिन कहते हैं, ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थल या परिपक्व बीजों, अंकुरित बीज पत्रों एवं कलिकाओं तथा जड़ों के शीर्ष भाग में संश्लेषित होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलते हैं, ये भी इसका उत्पत्ति स्थल भी बिल्कुल जो हमने पीछे पढ़ा ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन की तरह ही इसका भी वही है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका काम देख लेते हैं। तो देखिए, जिब्रेलिन के छिड़काव से तने के पर्व पर कोशिकाओं की विभाजन तेज़ी से होती है और कोशिकाएं अधिक लंबी हो जाती है, जिससे पौधा जो है वो लंबा होता है, ठीक है। अब पर्व क्या होता है, आप बांस जानते हैं, ठीक है। बांस में क्या होता है, यहाँ पर एक गांठ बना हुआ रहता है, हर एक गांठ पर
तो ये जो गांठ है जो आप देख रहे हैं इसको पर्व संधि कहते हैं, और ये जो हिस्से हैं इनको पर्व कहा जाता है। अब तने में भी इस तरह से हर पौधे में देख सकते हैं, पौधे में तने से जैसे यहाँ से एक भाग निकला, यहाँ से एक भाग निकला, तो ये वाला क्या है, पर्व संधि है ये, और ये क्या है, पर्व है। यहाँ से अगर एक और तना निकला तो यहाँ पे भी संधि, और ये एक पर्व। ठीक है, तो इसके छिड़काव से क्या होता है कि पर्व पर अधिक कोशिका विभाजन होता है, जिससे कि पौधे जो हैं वो लंबे होते हैं। अच्छा, यह फलों और पत्तियों को आकार में वृद्धि करने में मदद करता है। इसके छिड़काव से फल बड़े आकार के और बीज रहित होते हैं। यह बीजों की सुप्तावस्था को भंग करके अंकुरन में सहायता प्रदान करता है। यह फूल खिलने में मदद करता है। पौधे का बौनापन जो है वो दूर करने का काम भी इसी का ही है। ठीक है, तो कुछ आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो हार्मोन्स है वो सब एक ही तरह के काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अब काइनिन की बात करते हैं। तो काइनिन मुख्य रूप से ये क्या है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चारों चीज़ों से बना होता है। इसका सूत्र C10H9N5O। आपको मैंने बताया कि आपको ये सूत्र याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसको एक बार पढ़ लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसकी खोज मिलर ने और उनके सहयोगियों ने 1956 में की थी। अच्छा, इन्होंने किस चीज़ के ऊपर ये पाया, तो इन्होंने मछलियों के शुक्राणु, जो मछलियों का स्पर्म होता है, उसमें जा कर के इन्होंने पता लगाया कि ये पाया जाता है उनके मछलियों के शुक्राणु में, जिसे काइनेटिन कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक प्रकृति से यह N6 फ्लोरीन एमिनोप्यूरिन नाम के ग्रुप में आता है, और पदार्थ कोशा विभाजन यानी कि जो सेल डिवीजन होते हैं उनके अंतिम अवस्था में जो साइटोकाइनेसिस होता है, जिसमें कोशिका द्रव का विभाजन होता है, इस क्रिया को बढ़ाने का काम करता है। अब ये कोशिका विभाजन जो है वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, तो जब हम दूसरा चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा। अच्छा, तो इन्होंने इसीलिए स्कूगा नाम के एक वैज्ञानिक ने 1965 में जाकर के, चूँकि ये काइनेटिन है जो कि मछली के शुक्राणु में पाया जाता है, उन्होंने इसका नाम साइटोकाइनिन रख दिया। तो साइटोकाइनिन की अब परिभाषा क्या होगी कि ये नाइट्रोजन युक्त एक यौगिक पदार्थ है, प्यूरिन समूह वाला एक कार्बनिक यौगिक क्षार है, जो कि कोशिका विभाजन की उत्तेजना को बढ़ाता है, और ये पौधों की वृद्धि को इसी प्रकार प्रेरित करता है। इसे काइनिन या साइटोकाइनिन के नाम से जानते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इसका उत्पत्ति स्थान बीज के कॉटिलेडॉन, एंडोस्पर्म, फल आदि में विशेष रूप से होता है। अब कॉटिलेडॉन्स कहाँ होते हैं, कब आते हैं पौधों में? तो देखिए यहाँ पर ये बीज है जो ज़मीन के अंदर मिट्टी में दबा हुआ है। कुछ दिनों के बाद इसमें जड़ें निकलती हैं, जड़ें फिर और ज़्यादा बड़ी होती हैं, और इसके बाद आगे आकर के फिर ये मिट्टी से थोड़ा सा इसका हिस्सा बाहर आता है, और यहाँ से एक हिस्सा जड़ की तरफ जाता है, और यही जो बीज है ये फिर ऊपर की तरफ उठता है और ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, जो दो हिस्सों में ये बटा, इसी हिस्से को ही हम कहते हैं कैटिलेडॉन्स। ठीक है, इसी हिस्से को हम कहते हैं क्या? कैटिलेडॉन्स, जो कि जिसको कि आप बीज पत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, बीज पत्र के ही तरह का ये भी होता है। तो ये जो साइटोकाइनिन है वो इसी तरह की जगहों में यहाँ पर पाया जाता है। ओके, इसके काम की बात करें तो साइटोकाइनिन देखिए ये क्या करता है, कोशिका द्रव विभाजन में सहायता करता है, या कोशिका दीर्घन में भी सहायता करता है, मतलब कोशिकाओं की लंबाई बढ़ती है इससे। यह हार्मोन अंकुरन में सहायता करता है, इसके प्रयोग से अंकुरन बहुत जल्दी होता है। यह कटे हुए स्थानों पर कलिका एवं जड़ की वृद्धि को में मदद करता है, या कक्ष कलिका की वृद्धि को आरंभ करता है और अग्रस्त कलिका की वृद्धि को रोकता है। मतलब यही है कि ये पूरी तरह से पेड़ों में जितनी सारी कोशिकाएं हैं उनके विभाजन को निश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल जो हार्मोन्स है जिनका इस्तेमाल खेतों में किया जाता है अलग अलग कामों में। तो आपको यहाँ पर कुछ हार्मोन्स के, कुछ कृत्रिम हार्मोन्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जिनका निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है
और ये सब पादप हार्मोन की तरह ही काम करते हैं, तो पौधों की वृद्धि और कलिकाओं को खिलने इन सब में मदद करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, कृत्रिम या संश्लेषित हार्मोन कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण कहाँ हो रहा है, प्रयोगशाला में हो रहा है। अब ऐसे में कौन कौन से हैं, जैसे कृत्रिम ऑक्सिन, NAA, IVA, बर्लिनिन, ट्राउमेटिन, IPA, कृत्रिम जिब्रेलिन 2,4-D, कृत्रिम एंटीजिब्रेलिन ABA, इस तरह के जो हार्मोन्स हैं ये सब बनाए जाते हैं और इन सब का इस्तेमाल भी किया जाता है अलग अलग कामों में। तो देखिए, जो ये NAA है यानी कृत्रिम ऑक्सीजन के छिड़काव से क्या होता है, समय से पहले गिरने वाले अपरिपक्व जो पत्तियां और फल होते हैं इनको रोका जाता है। बर्लिनिन का काम क्या है कि इसके छिड़काव से बिना मौसम के भी फल को उगाया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं 12 वर्षीय जो 12 महीना जो आम होते हैं, साल भर आम मिलते हैं उस तरह के, तो उसमें इस तरह के ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, अच्छा और भी है, जैसे ABA नामक कृत्रिम जिब्रेलिन, ये आलू, प्याज, अदरक पर इसका छिड़काव किया जाता है जिससे कि इनकी सुप्तावस्था को बढ़ाकर रखा जा सके, मतलब इनमें जड़ें और तना जो है ये ना निकलना शुरू हो जाए, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिससे कि भंडारण में सुविधा हो, जमा करके रखने में सुविधा हो। अच्छा, फसल को नष्ट करने वाली अवांछनीय घासों को ऑक्सीन के छिड़काव से नष्ट कर दिया जाता है। इससे फसलों को कोई क्षति नहीं पहुंचती, लेकिन हाँ जो वीड्स हैं, जो जंगली घास है वो सब खत्म हो जाते हैं और पैदावार जो है वो बढ़ती है। कृत्रिम ऑक्सीन के छिड़काव से पार्थेनोकॉर्पोसिस यानी कि बीज में जो निषेचन के बिना ही फलों का निर्माण होता है, बीज रहित फलों का निर्माण भी होता है इसी से। कृत्रिम जिब्रेलिन के छिड़काव से फलों की संख्या और आकार में वृद्धि होती है। कृत्रिम ऑक्सीजन के छिड़काव से कलम द्वारा वर्धी प्रजनन में सहायता मिलती है और अतिशीघ्र अपस्थानिक जड़ें जो है वो निकलती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि क्या किया जाता है, कुछ फूल या ऐसे पौधे होते हैं जिनको बीज से काट दिया जाता है या तने को काट लिया जाता है और उसको जो ऑक्सीजन का घोल है उसमें डुबा करके रखा जाता है, या फिर इस जगह पे ऑक्सीजन जो है लगा दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, और फिर जब उसको ज़मीन पे गाड़ते हैं तो कलमी पौधे जो है वो बहुत खिलते हैं, जिसमें कि बहुत जल्दी फूल फल ये सब उगते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक रहा पादप हार्मोन के बारे में। अब हम अगले पार्ट में, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जंतु हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।